स्पीड कम हो जाती है। हमने ये माना कि अभी जो लाइट इसमें जाने लगेगी, जब इसमें जाएगी तो इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई और इसमें स्पीड कितनी हो गई, रिफ्रैक्ट इसमें स्पीड कितनी हो गई, तो इसमें स्पीड हमने v मान लिया। अब देखो अभी इधर c है और जैसे मीडियम में लाइट गई वैसे ही अपने आप स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, v हो गई। अब वही लाइट जब फिर से आगे जाती है, फिर से इसकी स्पीड भी हो गई, तो बताइए इस लाइट में कौन सी प्रॉपर्टी है, स्पीड को रिगेन करने की प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है, स्पीड को रिगेन करने। अभी इधर वैक्यूम में स्पीड c है, मीडियम आते ही उसकी स्पीड v हो जाती है और फिर वैक्यूम आता है तो फिर से c हो जाती है। वहाँ पे v की जगह क्या लिखोगे, c लिखोगे। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, रिगेन प्रॉपर्टी है ना, इसका स्पीड अपने आप चेंज हो जाता है। अब बच्चों हमें ज्योमेट्रिकल पाथ कितना लिखना है। ज्योमेट्रिकल पाथ वही पाथ है जो वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम में लाइट चली हो। तो यहाँ पे लाइट एक मीडियम में तो चली है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और जितना डिस्टेंस वो चली वो क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल पाथ हो गया। अब ये देखो t बराबर 0 पे लाइट यहाँ पे एंट्री किया और जब लाइट यहाँ पे बाहर निकलेगा तो टाइम t बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपान स्पीड। तो इस मीडियम में जितना डिस्टेंस चला वो तो ज्योमेट्रिकल पाथ है। बच्चों अब यहाँ पे अगर हम लिखेंगे कि व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिकल पाथ, तो ज्योमेट्रिकल पाथ का मतलब है डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन मीडियम अदर देन वैक्यूम। तो ज्योमेट्रिकल पाथ इक्वल टू कितना हुआ, स्मॉल डी। अब क्वेश्चन आया कि ऑप्टिकल पाथ क्या है। तो बच्चों ऑप्टिकल पाथ हम किसे कहेंगे, ऑप्टिकल पाथ का मतलब है इस जगह डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट। पहले सवाल को समझ लो कि ऑप्टिकल पाथ हम किसे बोलेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में जो डिस्टेंस चलेगा उसे क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल पाथ, और मीडियम में चलेगा तो उसे क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल पाथ। तो ऑप्टिकल पाथ माने कहाँ पे लाइट को चलना पड़ेगा, वैक्यूम में, और ज्योमेट्रिकल पाथ के लिए कहाँ पे चलना पड़ेगा, वैक्यूम को छोड़कर किसी भी मीडियम में चले। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि हम ऑप्टिकल पाथ को क्या डिफाइन करें। तो ऑप्टिकल पाथ होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन वैक्यूम फॉर इक्वल टाइम अप टू विच इट कवर डिस्टेंस d इन मीडियम। ऑप्टिकल पाथ क्या हुआ कि जितने टाइम तक ये मीडियम में चला उतने ही टाइम तक लाइट वैक्यूम में कितना चलेगी उसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल पाथ। क्योंकि ऑप्टिकल पाथ हम निकालेंगे ज्योमेट्रिकल पाथ के रेफरेंस को लेकर, और ज्योमेट्रिकल पाथ d है, कितना टाइम लगा वो t लिखा है, तो इसके इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ क्या होगा। तो मैं लिखूंगा बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन इक्वल टाइम up to which it cover distance d in medium, डिस्टेंस d इन मीडियम। बच्चों अभी मैंने ये लिखा है कि ये कितना दूरी चलेगा वैक्यूम में उतने ही टाइम में जितना कि मीडियम में d डिस्टेंस इसने कवर किया। अब हम लिखेंगे ऑप्टिकल पाथ।
यहाँ पे लिखा जाएगा ऑप्टिकल पाथ। तो ऑप्टिकल पाथ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो बच्चों इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम की वैल्यू कितनी आई है d/v, c/v इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू d। दिस इज द ऑप्टिकल पाथ, दिस इज द ऑप्टिकल पाथ। तो बच्चों आप लोगों ने यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑप्टिकल पाथ एंड ज्योमेट्रिकल पाथ। अब ऑप्टिकल पाथ यल है और ज्योमेट्रिकल पाथ d है, तो यल बराबर कितना हो गया, म्यू इनटू d। ठीक है, ये रिलेशन हो गया ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ का। अब अगर मैं लिखूंगा फॉर गिवन टाइम, टाइम कांस्टेंट हो, मतलब उतने ही टाइम में सभी जगह चले। तो बच्चों फॉर गिवन टाइम μ1 d1 बराबर μ2 d2 बराबर कांस्टेंट। ये क्या लिखा है कि अगर टाइम फिक्स है, जैसे मान लो कि मैंने बोला 2 सेकंड तक लाइट एयर में मान लो 200 मीटर चला, तो मैं बोलूँगा कि उतने ही 2 सेकंड तक वाटर में कितना चलेगा। तो एक मीडियम एयर का μ1 लिख दिया और d1 मैंने लिख दिया जो बोला 200 मीटर। अब उतने ही टाइम में पानी का मैंने यहाँ पे 4/3 लिख दिया तो d2 आ जाएगा। तो ये उसी तरह से जैसे बायोला पढ़ते हैं P1 V1 बराबर P2 V2। जैसे क्वेश्चन पेपर में आया कि लाइट 400 मीटर वाटर में चली, उतने ही टाइम तक ग्लास में वो कितना चलती। तब यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दो, ग्लास में कितना चलेगा आ जाएगा। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिया तो वाटर में कितना चला गया। तो क्वेश्चन मेरा समझ में आया। तो बच्चों ये μ1 d1 बराबर μ2 d2 एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो आप लोगों ने अब यहाँ पे फार्मूला क्या पढ़ा है, एक फार्मूला भी यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं। ऑप्टिकल पाथ इक्वल टू क्या पढ़ रहे हैं, म्यू इनटू ज्योमेट्रिकल पाथ। डी क्या है, ज्योमेट्रिकल पाथ। तो हाउ कैन यू चेंज ज्योमेट्रिकल पाथ इनटू ऑप्टिकल पाथ। तो ज्योमेट्रिकल पाथ को ऑप्टिकल पाथ कैसे बनाओगे। ज्योमेट्रिकल पाथ में कितनी लेंथ है और उसका म्यू कितना है, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, ऑप्टिकल पाथ। समझ आया मेरी बात। हाँ, अब जो समझ आया उसे मैं एक लाइन में अलग से लिख देता हूँ, फिर थोड़ा आगे बढ़ा जाए। ऑप्टिकल पाथ बराबर म्यू इनटू ज्योमेट्रिकल पाथ। बच्चों ये ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ में रिलेशन आ गया। एक प्रॉब्लम लिखिए आप, एक क्वेश्चन लिखिए। फॉर गिवन टाइम if light cover 500 meter in water then find। इन वाटर के बाद एक काम करना, इन वाटर ऑफ म्यू बराबर 4/3 लिखा कि फॉर गिवन टाइम इफ लाइट कवर 500 मीटर इन वाटर ऑफ म्यू बराबर 4/3 देन फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट। देन फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट। इन ग्लास ऑफ म्यू बराबर 3/2। तो लिखा कि फॉर गिवन टाइम का मतलब है टाइम फिक्स है।
आगे लिखा कि फ्लाइट कवर 500 मीटर इन वाटर, ऑफ म्यू बराबर 4/3, देन फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन ग्लास, ऑफ म्यू बराबर 3/2। बच्चों आप इस सवाल का आंसर कैसे लिखोगे? बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा? लिखेगा μ1 d1 इक्वल टू μ2 d2। बच्चों μ1 की वैल्यू है 4/3 और लाइट वाटर में चलेगी 500 मीटर, μ2 की वैल्यू है 3/2 और कितना डिस्टेंस चलेगा वो हम लोगों से पूछ रहा है। तो यहाँ से आपको डिस्टेंस d2 जो भी आएगा आप लिख लोगे, आपको आंसर आ गया। समझ आया भाई? तो बच्चों ये आपको 2 इन्फॉर्मेशन मैंने कंप्लीट करा दिया। आप एक सवाल लिखिए, एक सवाल और लिखिए। क्वेश्चन बच्चों ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि देखो ये कोई मीडियम है और इस मीडियम में यहाँ पे x बराबर 0 है और बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू मैंने 100 मीटर लिखा है। तो ये 100 मीटर लेंथ है और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज नॉट ए कांस्टेंट, इट इज़ वेरिएबल। अभी आपने जैसे वो वाला सवाल लगाया तो उसमें पूरा एक ही मीडियम था, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बदल रहा था, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना बदले। अभी मैंने जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चों, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल है और यहाँ x बराबर 0 पे म्यू की वैल्यू 1 होगा और x बराबर 100 पे म्यू की वैल्यू 101 होगा। तो यहाँ पे म्यू क्या है, लीनियरली बदल रहा है इस एंड से उस एंड तक। तो अब ये क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि ये लाइट यहाँ पे आके यहाँ पे लाइट आती है, तो यहाँ पे तो स्पीड ऑफ लाइट c माने 3 × 10⁸ होगा। पर बच्चों जैसे ये मीडियम में इंटर करेगी, जैसे ये मीडियम इंटर करेगी तब वैसे इसका स्पीड क्या होगा, c रहेगा कि बदल जाएगा? बदल जाएगा। अब इसकी जो स्पीड होगी यहाँ पे वो क्या होगा, c से कम हो जाएगा और ये v की वैल्यू लगातार घटता ही जाएगा, कंटिन्यूअस यहाँ से वहाँ तक कम होता जाएगा। अब ये लाइट इसमें इंटर किया इस तरह से और फिर जब बाहर ये निकलेगा तो फिर से इसकी स्पीड क्या हो जाएगा, वही जो पहले c था। यहाँ पर भी c है। ठीक है, मेरा सवाल क्या वो समझिए आप। तो बच्चों क्वेश्चन में ये पूछा है कि इस लाइट को 100 मीटर चलने में कितना टाइम लगा। क्या पूछा है? टाइम इन विच लाइट कवर 100 मीटर इन मीडियम। तो फाइंड टाइम in which light cover 100 meter in medium। बच्चों सवाल में लिखा हुआ है कि वो कितना टाइम लगेगा जिसमें कि लाइट 100 मीटर मीडियम में चले। तो टाइम इन विच लाइट कवर 100 मीटर इन मीडियम। ट्राई करो इसको लगाने के लिए। तो जो भी सवाल आपको आंसर अपने से आ जाए उसको लगा लें, ना आए तो कोई बात नहीं है, आप वेट करिए, मैं लगाऊंगा। (1.7 मिलीसेकंड। ठीक शाबाश। तो देखो आपकी क्लास में 1.7 मिलीसेकंड बताया जा रहा है। (17 माइक्रोसेकंड और 1.7 मिलीसेकंड में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन 17 माने 1 और 7 दोनों में है, ये सिमिलर है। अब किसी ने कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी करी होगी, कोई ठीक से नहीं कर पाया होगा। बच्चों देखो अब आपको कैसे करना है, सुनिए। पहले ये बताओ ऑप्टिकल पाथ में लाइट की स्पीड कितनी होती है। ऑप्टिकल पाथ के लिए लाइट की स्पीड कितनी होती है? फिक्स होती है। ऑप्टिकल पाथ तो वैक्यूम में होती है ना, और वैक्यूम में एक ही स्पीड होती है 3 × 10⁸। और ज्योमेट्रिकल पाथ में स्पीड बदलेगा तो स्पीड बदल जाएगा। इसलिए सबसे सिंपल क्या है,
आप इस ज्योमेट्रिकल पाथ को ऑप्टिकल पाथ में चेंज कर लो, क्योंकि टाइम इक्वल होता है। आपने क्वेश्चन में लिखा है कि उतने ही टाइम तक चलना है। तो हमारा पहला टारगेट क्या है कि यू कैन चेंज ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल पाथ इनटू ऑप्टिकल पाथ। अब ये पता करो कि ये जितनी ज्योमेट्रिकल पाथ यहाँ पे है 100 मीटर, अगर ये वैक्यूम में लाइट चलता तो इतने ही समय में वैक्यूम में कितना चलता, तो वो ऑप्टिकल पाथ बन जाएगा। तो बच्चों मेरे दिमाग में क्या रहा है, आप बताइए हम क्या करना चाह रहे हैं। आपसे मैं बात डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपको मैंने क्या बता रहा हूँ कि क्या करा जाए। आपको मेरा सवाल ये है कि हम क्या क्या निकालना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं। हाँ, अभी मैं आपको जब कुछ बोल रहा था तो आपको क्या समझ में आ रहा था? मैंने अभी क्या बोला? ज्योमेट्रिकल पाथ को ऑप्टिकल पाथ में चेंज करो, यही बोल रहा हूँ। अब ये जो डिस्टेंस है dx, ये कौन सा डिस्टेंस है? ऑप्टिकल की ज्योमेट्रिकल? बताओ ये कौन सा पाथ है? ज्योमेट्रिकल है। अगर यहाँ से हम x डिस्टेंस ले लें तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? 1 + x हो जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब आप इसको छोड़ो, x लिखना, अब इधर लिखो। बच्चों आप लिखोगे ऑप्टिकल पाथ dl बराबर म्यू इंटू dx। म्यू बराबर आप लिखोगे 1 + x इंटू dx। ये dl हो गया। अब बच्चों l बराबर आप लिखोगे 1 + x इंटू dx एंड इट्स लिमिट रन फ्रॉम 0 to 100। अब इसके बाद आप लिखोगे l = x + x² / 2 एंड इट्स लिमिट रन फ्रॉम 0 to 100। अब बच्चों आप यहाँ पे लिखोगे x बराबर 100 + 100 इंटू 100 अपान 2 इक्वल टू आ गया 5100 मीटर। इसका मतलब जितने टाइम तक इसने 100 मीटर चला मीडियम में, अगर ये लाइट वैक्यूम में गई होती तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेती? 5100 मीटर। मतलब वो जो 100 मीटर है इसके इक्विवेलेंट हो गया, वो ज्योमेट्रिकल पाथ और ये ऑप्टिकल पाथ। अब हमें ये पता करना है कि इसमें कितना टाइम लगता, इसलिए फिर लिखेंगे टाइम टेकन बाय लाइट कवर 5100 मीटर डिस्टेंस इन फ्री स्पेस। इन फ्री स्पेस तो बच्चों t बराबर आप लिखोगे डिस्टेंस l अपान स्पीड। अब आपने लिखा 5100 मीटर और स्पीड हो गया 3 × 10⁻⁸। कैलकुलेशन करोगे 17 × 10⁻⁻6 और यू कैन राइट 17 माइक्रोसेकंड। तो टाइम कितना हुआ? 17 माइक्रोसेकंड हो गया। अभी अब स्लो चलने दीजिए पूरा इसी पे। अभी बच्चों कितना हो गया? 17 माइक्रोसेकंड हो गया, सही है। अब चलिए अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोगों ने क्या रिलेशन पढ़ा? ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ में क्या रिलेशन है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़े। अब चलिए अगली बात शुरू करते हैं। अबे इसको उस पर डाल दीजिएगा, ये जो रिकॉर्ड है। अब बच्चों इसके बाद अब आप लोग लिखेंगे क्या? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अभी अच्छा एक बात बताओ कि लाइट की क्या प्रॉपर्टी है? कोई पूछ ले अगर आपसे कि प्रॉपर्टी, लाइट की प्रॉपर्टी बताओ, तो क्या बताओगे? हाँ, जिनको आता हो बच्चों, जो लोग बता पाएँ सब लोग बताएं, सभी को आना चाहिए, सब छोटी छोटी बातें हैं। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। अच्छा, प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? जो बदले या जो ना बदले?
जो ना बदले वही प्रॉपर्टी है ना। तो लाइट की प्रॉपर्टी में कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं बदलता? लाइट की प्रॉपर्टी में स्पीड तो बहुत तेज़ बदलता है। हाँ, स्पीड नहीं बदलता, स्पीड तो बदल जाता है। एयर में स्पीड और ग्लास में बराबर होगी? हाँ, आपने वही बात बोला जो बदलता है, आपने बोला वो नहीं बदलता है। अरे जो ना बदले वो बताओ। तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में सबसे पहले है फ्रेक्वेंसी नहीं बदलती। ये समझ लो कि फ्रेक्वेंसी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, और लाइट की फ्रेक्वेंसी कभी नहीं बदलती है। जो सोर्स होगा उसकी फ्रेक्वेंसी वही होगा। फ्रेक्वेंसी उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है लाइट की, और जिस सोर्स से लाइट जनरेट हुआ, जिस फ्रेक्वेंसी पे जनरेट होगा वो वही फ्रेक्वेंसी पे जनरेट होगा। फ्रेक्वेंसी चेंज करोगे तो लाइट का नेचर बदल जाएगा या लाइट ही बदल जाएगा। तो इसलिए क्या नहीं बदलता? फ्रेक्वेंसी, ये कांस्टेंट होता है। और क्या बदलता है? वेवलेंथ बदलता है और स्पीड भी बदलता है। येलो कलर का वेवलेंथ एयर में अलग वेवलेंथ होगा, और वही कलर वाटर में अलग वेवलेंथ होगा। तो येलो कलर का वेवलेंथ हमेशा कांस्टेंट है कि बदल जाएगा? बदल जाएगा। अभी कई लोग सोचते हैं कि येलो कलर का वेवलेंथ हमेशा फिक्स है। अभी कालिदास मीडियम बदलेगा तो वेवलेंथ बदल जाएगा। वेवलेंथ कांस्टेंट नहीं होता। क्या कांस्टेंट होता है? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। क्योंकि अगर वो स्पीड बदला तो वेवलेंथ तो बदल ही जाएगा, अभी तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट आएगा। तो इसलिए वेवलेंथ भी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है। वेवलेंथ और स्पीड दोनों मीडियम पे डिपेंड करेगा, और फ्रीक्वेंसी किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। ज़रा उधर से एक लोगों को उठा के इधर बुलाओ, इधर आओ। उधर वाइट वाला और इधर ब्लैक वाला, उठा से इधर आओ, इधर बैठ, इधर आओ, इधर आओ। जो बता रहा था लिख लिए थे? हैं? उधर बैठे सर पीछे। अब इसका फ्रीक्वेंसी, इसकी प्रॉपर्टी है। फ्रीक्वेंसी क्या है? नहीं बदलता, पहली बात। दूसरी चीज़ और क्या नहीं बदलता? कलर। लाइट की कलर नहीं बदलती। अगर रेड कलर की लाइट है तो कलर रेड ही होगा, चाहे वो तेल में ले जाओ, चाहे पानी में ले जाओ, चाहे हवा में ले जाओ, उसका रेड कलर ही रहेगा। तो मीडियम बदलने से कलर नहीं बदलता, मीडियम बदलने से फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, मीडियम बदलने से वेलोसिटी भी बदलता है और वेवलेंथ भी बदलता है। समझना? तीसरा और क्या नहीं बदलता है? ऑप्टिकल पाथ। क्या नहीं बदलता बच्चों? ऑप्टिकल पाथ। तो लाइट की ये तीन कैरेक्टरिस्टिक है, ये तीन नहीं बदलेगा, बाकी सब बदल जाता है। यही कैरेक्टरिस्टिक है। अभी आपने लास्ट जब हम लोग कर रहे थे तो ऑप्टिकल पाथ की बात करी थी। तो अगर यहाँ पे हम ऑप्टिकल पाथ की बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल पाथ, तो एक बार फिर लिखेंगे। तो बच्चों ऑप्टिकल पाथ में लीनियर, अगर लीनियर है मतलब स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, सीधे चल रहा है, तो आपने क्या पढ़ा है? μ1 d1 बराबर μ2 d2। ये d1 d2 डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है? लीनियर। अब इसी को देखकर एक लोग थे, उनका नाम था नेल ने इसी को देखा और उन्होंने बोला कि अगर जब मीडियम अलग अलग है तो डिस्टेंस d1 और d2 अलग अलग है, और अगर वो एंगल, लाइट एंगल बना रही हो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए लाइट एंगल बनाए, एंगल में चेंज हो जाए, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए, तो जैसे लीनियर है वैसे ही क्या लिखेंगे? एंगुलर। तो उन्होंने क्या लिखा? μ1 θ1 इक्वल टू μ2 θ2। फिर वो थोड़ी देर बैठे रहे, फिर बोले कि इफ़ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा स्मॉल हो तो बच्चों आप साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो?
साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो, अगर थीटा स्मॉल हो तो। तब फिर आप क्या लिखोगे, μ1 साइन थीटा 1 बराबर μ2 साइन थीटा 2। इसी को थोड़ी देर बाद फिर बोला कि अगर लाइट आ रही है तो इंसिडेंट और लाइट जा रही है तो रिफ्रैक्टेड μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। तो लाइट की एक ही तो प्रॉपर्टी है, ऑप्टिकल पाथ नहीं बदलता। उसे से लीनियर है तो आपको ये लिखना है, और अगर एंगुलर है तो ये लिखना है। तो बताइए यहाँ पे कोई फार्मूला है, इसके अलावा तो कोई फार्मूला ही नहीं है। ऑप्टिक्स इतना सिंपल टॉपिक है कि सिर्फ एक ही फार्मूला है, इसी से पूरी ऑप्टिक्स आई है। जितने फार्मूले आगे बनेंगे सबका ओरिजिन यही है। और इसको बताने वाले कौन थे, नेल। उनको लोग स्नेल बोलता, वे स्नेल में यह साइलेंट है, इसको क्या बोलते हैं, नेल, स्नेल्स, स्नेल ने नेल्स लॉ, इसे नेल्स लॉ कहते हैं। समझ आया, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। जैसे वहाँ पे आप लिखते हैं म्यू और डी कांस्टेंट है, म्यू डी का मल्टीपल कांस्टेंट है, ऐसे यहाँ पे आप लिख सकते हो कि म्यू और साइन थीटा का मल्टीपल कांस्टेंट है। बच्चों जब मैं कोई भी क्वेश्चन करूँगा, आगे चैप्टर पढ़ेंगे आप, तो उसमें म्यू साइन थीटा कांस्टेंट होगा। ऑलवेज म्यू साइन थीटा इज ऑलवेज कांस्टेंट। और जब लीनियर होगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे, म्यू और डी का मल्टीपल कांस्टेंट होगा। देखो ये लीनियर और ये एंगुलर। समझ आया, यही हमारा ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो लाइट की प्रॉपर्टी समझ गया। अब बच्चों लास्ट में हमें लिखनी है इंटेंसिटी। लाइट की इंटेंसिटी कैसे चेंज होगी उसकी बात करेंगे। अब देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अब इसको समझो आप। लाइट की इंटेंसिटी चेंज होगी, क्यों? लाइट की इंटेंसिटी बच्चों चेंज होने की वजह क्या हो सकती है? उसका रीज़न यही होगा कि अगर लाइट किसी मीडियम में इंटर कर रही है तो मीडियम का काम क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब करना। अगर मीडियम लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब लाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, तो एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, और अगर एनर्जी डिक्रीज कर गई तो उसी से तो इंटेंसिटी आएगा। पावर डिक्रीज कर गया, पावर डिक्रीज कर गया तो इंटेंसिटी डिक्रीज कर गया। बिकॉज पावर क्या है, एनर्जी अपान टाइम, और इंटेंसिटी क्या है, पावर अपान एरिया। तो एनर्जी डिक्रीज किया, इंटेंसिटी डिक्रीज, पावर डिक्रीज किया, फिर इंटेंसिटी मतलब डिक्रीज किया। तो बच्चों क्यों डिक्रीज किया? क्योंकि मीडियम ने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। इसका मतलब मीडियम की एक क्वालिटी है, और वो क्वालिटी क्या है, लाइट के एनर्जी को घटा देना, मतलब लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेना। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं म्यू। म्यू इज द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ मीडियम। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ मीडियम। बच्चों ये ध्यान ये रखना है कि हम लोग म्यू को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं और म्यू को ही एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी लिखते हैं। तो ये समझ लेना कि म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है। पता चला आंख बंद किए म्यू लिखे चले जा रहे हैं। हाँ, म्यू हमें अच्छा लगता है, हम मैग्नेट में म्यू को परमेबिलिटी लिखते हैं, और अच्छा लगता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं, और अच्छा लगता है एब्जॉर्प्शन लिखते हैं, और अच्छा लगता है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखते हैं। इसलिए म्यू को अलग अलग जगह अलग अलग नाम उसको दिया गया है। यहाँ पे मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बोल रहा हूँ। अब बच्चों मीडियम का नेचर क्या है, अब उसको समझो आप। मीडियम क्या करेगा, जैसे ये मीडियम है यहाँ पर, तो इस मीडियम का काम क्या है कि जो भी आएगा, एक एग्जाम्पल बताते हैं तो वही काम ये करेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई लोग बैठे हैं कुर्सी मेज लगा के और टैक्स लेते हैं। जो इधर से आदमी आता है
तो ये नियम लगाया है कि जो भी आएगा 1% टैक्स देगा, 1% टैक्स लेता है। एक आदमी आया, ढूंढा गया तो उसके पास 1 रुपये मिला, तो 1 रुपये का टैक्स 1% इसने अपने पास रख लिया, बाकी जितना बचा उसको लेके बोला कि जाओ यहाँ से। दूसरा आदमी आया, उसके पास 100 रुपया था, 100 रुपये, तो इसको टैक्स कितना मिला? 1 रुपये मिला, टैक्स थोड़ा ज़्यादा मिला। एक आदमी आ रहा, उसके पास 100 करोड़ था, तो इसको टैक्स कितना मिला? 1 करोड़ मिला। मतलब इसको कितना मिलेगा ये डिपेंड करेगा कि आने वाला कौन है। इसका मतलब यहाँ पे कितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा ये डिपेंड करेगा कि आने वाली लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट होगी तो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और कम इंटेंसिटी की लाइट होगी कम एब्जॉर्ब करेगा। समझ आया? अब इधर से लाइट आ रही है। अब बच्चों इधर से लाइट मान लीजिए चलो इधर से लाइट आ रही है, और ये मैंने मान लिया कि इंटेंसिटी इसकी हमने मान लिया बच्चों आई है। ये मान लिया कि इंटेंसिटी इसकी आई इंटेंसिटी है। तो ये जो एब्जॉर्ब करेगा वो कितना एब्जॉर्ब कर लिया? थोड़ी सी कुछ इसका परसेंट निकल गया, जैसे 100 करोड़ में से 1 करोड़ आ गया, तो ये आई में से कितना निकल गया? डी आई। और ये जो डी आई है ये कितना इसने लिया, ये डिपेंड किया कि आ कौन रहा था। क्यों? यहाँ पे जो स्टोर होगा ये इसी पे डिपेंड करेगा ना कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट आ रही थी। और बच्चों जब ये यहाँ से आगे बढ़ेगा अब, तो इसकी एनर्जी तो कम हो गई। कितनी हो गई? आई माइनस डी आई हो गई। यही बात हुआ ना, मैंने जो पढ़ा रहा था बोल रहा था यही बोल रहा था ना। तो बच्चों मैं यहाँ पे अब लिखूँगा इस जगह इंटेंसिटी डिक्रीज इन इंटेंसिटी, या इंटेंसिटी लिखा जाए एब्जॉर्ब्ड इंटेंसिटी हियर, ऐसे लिखो हियर माइनस डी आई। ये माइनस क्यों लगाया? बिकॉज ये डिक्रीमेंट है, ये कम हो रहा है, मतलब एनर्जी घट रही है, बढ़ नहीं रही है। क्या हो रही है? घट रही है। तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, फिजिक्स में सेंस है और मैथ में सेंस नहीं होता। यही फिजिक्स और मैथ में अंतर है। हमारे पास सेंस है, हम समझते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इंटेंसिटी घट रही है तो माइनस लगा रहे हैं, और ये माइनस जो आया वो किस पे डिपेंड किया? आई पे डिपेंड किया। और बच्चों एक बात और डिपेंड करेगा कि ये कितना दूरी पे जाना है इसको। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचिए कि जो ये पैसा लेते हैं ना उसे क्या बोलते हैं? टोल टैक्स। अब अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ से बनारस तक जाना है तो टोल टैक्स मान लीजिए 2 जगह लगेगा, और अगर यहाँ से आपको ममता बनर्जी के गांव जाना हो, मतलब कहाँ पे? कोलकाता, तो आपको टोल टैक्स क्या उतना ही लगेगा? ज़्यादा लगेगा ना। पता चला कि 10,000 रुपये टैक्स ही लग गया। तो जितना दूर जाएंगे उतना ज़्यादा एनर्जी भी क्या होगा? लॉस होगा। अब एनर्जी का लॉस 2 बातों पे डिपेंड कर गया। एक तो कितना ज़्यादा इंटेंसिटी का है उतना ज़्यादा लॉस। 1 रुपये लाया तो 1 पैसा पाया, 100 करोड़ लाया तो सीधे 1 करोड़ गया, ज़्यादा लॉस हो गया ना। तो एनर्जी का जो लॉस हुआ एक तो इस पर डिपेंड किया कि कितनी इंटेंसिटी आ रही है, और ये कि इस पर डिपेंड किया कितनी दूर जाना है। इसका मतलब जो इंटेंसिटी का लॉस हो रहा है वो 2 बातों पे डिपेंड कर रहा, एक आई पर और एक डी एक्स पर। डी एक्स माने जहाँ जाना है उसको। अब बच्चों मैं फिर लिखूँगा माइनस डी आई बराबर लेमडा, लेमडा नहीं म्यू आई डी एक्स। व्हाट इज द म्यू? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। क्या बोला? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ द मीडियम। अब बच्चों फिर क्या लिखोगे? माइनस डी आई अपान आई इक्वल टू म्यू इंटू डी एक्स। नाउ यू कैन इंटीग्रेट हियर इफ इट इज स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। और जब वो मीडियम में इंटर किया, जहाँ भी इंटर किया उसकी इंटेंसिटी सपोज I0 थी। I0 क्या था? इंटेंसिटी इनिशियल।
इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट है। बच्चों आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस x इट्स इंटेंसिटी विल चेंज फ्रॉम आई नॉट टू आई माइनस डी आई अपान आई माइनस एल एन आई अपान आई नॉट इक्वल टू म्यू इंटू एक्स। डोंट राइट हियर नेगेटिव साइन फर्स्ट, तो नेगेटिव उधर ले लो बच्चों। एल एन आई अपान आई नॉट इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। तो बताइए भाई इंटेंसिटी अब कितनी हो गई, लाग हटाओ यहाँ से, तो आई अपान आई नॉट इक्वल टू कितना हुआ, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। तो बच्चों आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू एक्स। दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन। तो इंटेंसिटी कैसे डिपेंड कर रही है, कैसे चेंज हो रही है, इंटेंसिटी डिक्रीजेज विथ डिस्टेंस एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। इंटेंसिटी कैसे डिक्रीज हो रही है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रही है। ये मैथमेटिकल रिलेशन है। आपको एग्जाम में आएगा तो इसे डायरेक्ट लिख के न्यूमेरिकल लगाओगे। डेरिवेशन कैसे किया ये मैंने एक्सप्लेन किया। बच्चों यही मैथमेटिकल रिलेशन रेडियो एक्टिविटी में, केमिस्ट्री में यूज होता है। जब आप हाफ लाइफ पीरियड पढ़ते हैं वहाँ पे भी आता है कि क्वांटिटी टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। वहाँ लिखा जाएगा n बराबर n नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। अभी मैं ही पढ़ाऊँगा रेडियो एक्टिविटी। केमिस्ट्री वाले टीचर पढ़ाएँ कि नहीं पढ़ाएँ? चलो पढ़ाए होंगे, पढ़ा ही देंगे, नहीं पढ़ाए होंगे तो हम ही पढ़ा देंगे, टेंशन ना लो। अभी जो बता रहा हूँ उसको सुनो। आई बराबर क्या लिखा, आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों, इस जगह लिखा इंटेंसिटी डिक्रीजेज, इंटेंसिटी डिक्रीजेज, इंटेंसिटी डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। बच्चों आगे की लाइन आपको बोलना है, तैयार हो जाइए। एक्सपोनेंशियली मैंने लिखा इंटेंसिटी डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विथ कवर्ड डिस्टेंस बाई लाइट। जैसे जैसे वो दूरी कवर करता जाएगा वैसे वैसे इंटेंसिटी लगातार घटता जाएगा। कितना दूरी लाइट कवर किया इस पे इंटेंसिटी डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे आप देखो, इधर हमने डिस्टेंस x लिखी, इधर बच्चों हमने इंटेंसिटी i लिखा। और अगर इसको मैं चित्र बनाऊं तो ऐसे आएगा। ये है x बराबर 0 पे इंटेंसिटी आई नॉट स्टार्टिंग इंटेंसिटी, और आप यहाँ पे इक्वेशन लिखना चाहो तो लिख लो i बराबर आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू एक्स। मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, इसमें मैं एक क्वेश्चन में लिखूँगा। जो ये इंटेंसिटी का इक्वेशन है ये आपको एक्सरे में भी यूज होगा। जब एक्सरे भी एनर्जी है एब्जॉर्ब होगा मीडियम में, तब वहाँ भी यही फार्मूला अप्लाई करना है। एक सवाल आपको यहाँ पे देता हूँ, शांत रहो जी, इधर बोर्ड पे खड़बड़ खड़बड़ मत करो। अब क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। इफ़ intensity of wave decrease by 50% नहीं, by 25% after, if intensity of wave decrease by 25% after cover distance 10 meter, then find absorption coefficient of medium. Then find absorption coefficient of medium. एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ मीडियम। बच्चों लिखा हुआ सवाल है, इफ इंटेंसिटी ऑफ वेव डिक्रीज बाय 25% आफ्टर कवर्ड डिस्टेंस 10 मीटर, देन फाइंड एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ द मीडियम। लगाइए आप लोग, सभी लोग आ जाएगा आंसर। ये मैंने आपको लाइट की जनरल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा था।
कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले लाइट आप पढ़ने जा रहे हैं तो लाइट का बेसिक नेचर आपको पता हो जाए। अब इसके आगे पढ़ेंगे, जो भी पढ़ना होगा पढ़ेंगे। बच्चा लोग, इसका मैं सलूशन आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कैलकुलेशन आपको जल्दी बताना था, सभी लोग पढ़ रहे हैं, स्पीड से बता देना चाहिए था। अच्छा चलिए मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप क्या लिखोगे? बिल्कुल सिंपल बच्चों, फार्मूला I इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू एक्स, राइट। आई क्या है? इंटेंसिटी व्हेन इट कवर डिस्टेंस एक्स। आई नॉट क्या है? इनिशियल इंटेंसिटी। और आई क्या है? इंटेंसिटी जब वो एक्स डिस्टेंस कवर कर लिया। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि जब वो 10 मीटर चला तो उसकी इंटेंसिटी 25% कम हो गया। तो लिखा है कि आफ्टर x बराबर 10 मीटर इंटेंसिटी I इक्वल टू आई नॉट माइनस 25% हो नहीं गया लिखा है। ये नहीं लिखा कि बिकम 25%, ये लिखा है कि 25% डिक्रीज कर गया। अबे 25% घट गया तो 75% हो गया ना, सीधा सीधा नर्सरी का बच्चा भी समझ सकता है। तो 25% डिक्रीज हो गया, तो 25% ऑफ द आई नॉट हो गया। अब आप लिखोगे I बराबर आई नॉट माइनस आई नॉट बाई 4। तो ये बच्चों आपको मिला I बराबर 3/4 आई नॉट। अब हम लिख सकते हैं I अपान आई नॉट इक्वल टू 3/4, ये लिख सकते हैं आप। अब इंटेंसिटी का रेशियो आपने यहाँ पे देखा 3/4 हुआ। अब फिर लिखेंगे, इधर देखो क्या लिखेंगे, ई पावर म्यू एक्स इक्वल टू आई अपान आई नॉट, नहीं आई नॉट अपान आई। सही है? नन्ना मुन्ना बच्चा इसको बदल देगा। म्यू एक्स अगर लिखना है तो क्या लिखोगे? लाग। लाग कौन सा लाग? बेस 10 की बेस ई, नेचुरल लॉगरिथम बेस ई, आई नॉट अपान आई। ये हो गया। म्यू की वैल्यू पूछा है ना, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट पूछा है ना, तो म्यू इक्वल टू क्या होगा? 1/x ln आई नॉट अपान आई। अब 1/x का मतलब 1/10 मीटर, और ये हो जाएगा log ln को लिखोगे 2.303, log बेस 10 आई नॉट अपान आई इक्वल टू 4/3। आप किसी छोटे बच्चे को दे दोगे ना, वो भी लगा लेगा। तो म्यू बराबर हो गया 2.303 अपान 10, और ये हो जाएगा log 4 माइनस log 3। और आगे देखो मैं लिख देता हूँ, लास्ट आंसर क्या आएगा उसे देख लें, जान लें। 2.303 अपान 10 और log 4 का मान हुआ 2 इंटू 0.30। log 2 होता है log 4 का मतलब 2 log 2, समझ आया? log 4 का मतलब 2 log 2, 2 और log 2 की वैल्यू, और log 3 की वैल्यू सारा देश जानता है 0.47। इसकी वैल्यू, इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर इनवर्स। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की यूनिट मीटर इनवर्स। ये पेपर में पूछा गया है, इसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का डायमेंशनल फार्मूला L-1। तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट समझ आ गया, इंटेंसिटी समझ आ गई, और इसमें जो म्यू है वो कौन सा, ये म्यू क्या है बताओ? इस म्यू का क्या नाम है? हाँ, इसको कहते हैं लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। आपने एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ही पढ़ा, मैं भी यही बोला, लेकिन इसका सही नाम क्या है? लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। आप एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ही कहो, क्या दिक्कत है, लेकिन सही नाम जानते रहो। जैसे रेलवे स्टेशन को लोग टेशन कहता है, हाँ वो टेशन तो है नहीं, वो तो स्टेशन है। ऐसे इसका नाम है लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, पर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट लिखते रहते लोग।
बच्चों ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, अब ये बात समाप्त हो गया। आप हमें एक बार इन्फॉर्मेशन दे दो कि किसी भी लाइन में जो भी आपने पढ़ी, जो भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट है? हाँ, जब पढ़ोगे तब डाउट आएगा ना, पढ़ा करो। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस लाइट को हम एक्सप्लेन करने चलेंगे, अब आगे चलते हैं। बच्चों जो लाइट का नेचर है, नेचर ऑफ लाइट, अब लाइट का नेचर कैसा होगा ये डिपेंड करेगा ये किस जगह से पास किया। नेचर लाइट का किस पर डिपेंड करेगा कि वो कहाँ से पास किया। जैसे कोई बहुत स्ट्रेस वाली जगह से पास करके जाए, बड़े टेंशन में, मेला की भीड़ से निकल के आए, और अगर उसको कुछ बोल दो, देखो थप्पड़ मारने लगेगा, गुस्से में रहेगा। हाँ, और कोई एकदम आराम से गाते हुए आ रहा है, उससे बोलो तो मुस्कुराने लगेगा। तो ये लाइट कहाँ से जाएगा उसके हिसाब से इसका नेचर बदल जाएगा। अब लाइट तो है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन इसका नेचर हमें दो समझ में आता है। एक समझ में आता है पार्टिकल नेचर, एक समझ में आता है वेव नेचर, एक समझ में आता है डुअल नेचर, मतलब वेव और पार्टिकल दोनों मिला के। तो इसका नेचर अलग अलग जगह अलग अलग तरह समझ आया। अब यहाँ पे बच्चों हम अगर मान लीजिए कि जो लाइट ये जो पास कर रही है, कहाँ से पास कर रही है, ये इसके बीच का जो सेपरेशन है वो d है, और ये जो वेवलेंथ है लाइट का वो बहुत छोटा है और d बहुत बड़ा है, मतलब जगह बहुत ज़्यादा है, और लाइट इसमें से इंटर करेगी। अब बच्चों ये लाइट यहाँ से इंटर कर रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ पे आ रही है, ये मान लो आ तो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी। पर बच्चों जब ये d बहुत बड़ा है ना, तो जब ये लाइट यहाँ से जाती है तो वो लाइट हमें जो फील होता है, वो उसका पाथ जो हमें समझ आता है, वो समझ आता है कि लाइट कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन पाथ। तो लाइट कैसे फॉलो करेगी? स्ट्रेट लाइन पाथ। तो यहाँ पे जब d की वैल्यू मतलब स्लिट विड्थ या पैसेज इज मोर देन इट्स वेवलेंथ, अगर ये लिखा है कि जो वेवलेंथ है इसे बहुत ज़्यादा है d, जहाँ से लाइट पार किया, तो बच्चों ये प्रोपगेशन ऑफ लाइट होता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। क्या होता है? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, प्रोपगेशन ऑफ लाइट। बच्चों इसका मतलब है लाइट फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ, लाइट फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि लाइट फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ। आप लोग ये भी कह सकते हो कि इस समय जो नेचर है लाइट का, नेचर लाइट का जो है नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, बच्चों इसको हम लोग इस समय पार्टिकल नेचर लेते हैं, और ये नाम आइंस्टीन ने दिया था, आइंस्टीन ने, न्यूटन ने दिया था कि लाइट का नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर। उन्होंने कहा था कि लाइट कार्पुस्कल से बना हुआ है, कार्पुस्कुलर थियरी न्यूटन ने लिखा था। उन्होंने कहा था कि कार्पुस्कल्स क्या है, तो उन्होंने कहा कि वेटलेस कलर्ड पार्टिकल्स, वेटलेस कलर्ड पार्टिकल्स। इनके इस बात पर बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया था। हाँ, न्यूटन ने एक चीज़ गलत बता दिया था। उन्होंने बोला था कि अगर मीडियम बढ़ेगा
तो मीडियम की डेंसिटी बढ़ेगा तो लाइट की स्पीड बढ़ेगा, जबकि ये उल्टा हो गया था। मीडियम अगर डेंस होता जा रहा तो लाइट की स्पीड घटती जा रही है, और वैक्यूम में स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, और न्यूटन के हिसाब से वैक्यूम में स्पीड नहीं होना चाहिए। इसी जगह न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी फेल हो गई थी। पर बाकी न्यूटन ने जो सोचा था वो एकदम सही सोचा था, और उन्होंने जो भी लिखा था वो हमारे यहाँ का ऋग्वेद में चैप्टर नंबर 7 श्लोक नंबर 18 में लिखा हुआ था। उसी को न्यूटन ने पूरा लिखा था, और वो बेचारे संस्कृत की भाषा कायदे से समझ नहीं पाए थे, इसलिए गलत हो गया था। बाकी वो हम लाइट के बारे में सबसे पहले हम जानते थे, हमारे इसके बाद दुनिया जानी है। तो बच्चों वो उन्होंने जो न्यूटन ने बोला था वो नेचर क्या है, पार्टिकल नेचर है। हम इतना ही यहाँ पे लिखेंगे। और ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट से हम लोग क्या प्रूव करेंगे, इसे हम क्या पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेथड या दिस सिचुएशन। बच्चों हमें 2 चीज़ पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है इसमें? रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और दूसरा आप बच्चों क्या पढ़ोगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये आपके सिलेबस में दोनों है, रिफ्लेक्शन भी है और रिफ्रैक्शन भी है। और ये दोनों में लाइट का नेचर कौन सा लेते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन या पार्टिकल नेचर लेते हैं। हम प्रोपगेशन की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? लाइट फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ। ये आपको पढ़ना है। एक तो ये बात हो गई बच्चों, ये पहली बात हो गई। दूसरा एक छोटा सा बात और लिख लूँ तब इसी को स्टार्ट करना मेरे को। दूसरा ये हुआ कि ये लाइट अब कहाँ से पास करेगी। अगर बच्चों ये जो पैसेज है जहाँ से लाइट को जाना है ये काफ़ी कम हो जाए, ये स्मॉल डी है ये वाला, और ये लाइट इसमें से आ रही है, और बच्चों यहाँ पे जो डी की वैल्यू है वो लगभग किसके बराबर हो जाए? लेम्डा के बराबर हो जाए। मतलब डी लगभग लेम्डा के बराबर हो जाए, वेवलेंथ के बराबर। ये पैसेज क्या है? बहुत कम है। वहाँ पे मैंने लिखा है डी मच ग्रेटर देन लेम्डा। यहाँ पे या तो बराबर हो जाए या तो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मतलब डी छोटा हो जाए तो भी कुछ आएगा, और अगर थोड़ा सा बड़ा रहे तो भी ठीक है। तो हमने ये पहला वाला ही केस ले लिया। मतलब जो डी है बहुत थोड़ा सा ज़्यादा है, ये वाला सिचुएशन, ये ज़्यादा अच्छा है। अभी जब आगे पढ़ेंगे ना तो इन सब पे छोटा छोटा वैल्यू चेंज कर करके आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ क्या बदलेगा। तो बच्चों जब ये ऐसा हुआ तो इसके बाद ये देखा क्या गया कि ये जो लाइट है जब यहाँ से इस पैसेज से पार करती है तो बच्चों ये जो लाइट है ये स्ट्रेट लाइन जाने के बजाय ये बेंड हो जाती है। लाइट क्या करती है? बेंड कर जाती है। जब वो नैरो एज पर लाइट पहुँचती है, शार्प एज पर, जिसका डायमेंशन वेवलेंथ के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, उसी के आसपास का है, तो ये लाइट क्या होती है? बेंड हो जाती है। और ये लाइट बच्चों इस तरह से फैलने लगती है। जब ये फैलने लगती है तो इस लाइट के इस नेचर को हम क्या कहते हैं? वेव नेचर। अब ये पार्टिकल नेचर नहीं है, देखो लाइट वही है लेकिन लाइट का सिचुएशन बदल गया। ये वाला वेव नेचर आपने देखा होगा कि जो घरों में विंडो में एक छोटा सा ग्लास लगाया जाता है इधर उधर से देखने के लिए, देखा है कभी? इसमें नहीं लगाए, लोग लगाते हैं अपने अपने घरों में, जो डरते हैं कि बाहर कोई पागल तो नहीं आ रहा है, इसको लगा देते हैं। अब और जब इसमें लाइट को ऑन करेंगे, जब इसमें लाइट जाती है तो फैलने लगती है। अब आदमी इधर उधर कहीं भी होगा दिख जाएगा। और अगर देखो, अगर ये घर में गाँव में चले जाओ, अंधेरी रात हो और पूरा डोर खोल दो तो लाइट एकदम सीधे जाएगी। अगर यहाँ पे कोई आदमी होगा तो आपको नहीं दिखेगा। अब एक आदमी है, ये दरवाज़ा अपना बंद कर देता है और ये आदमी रात में खट 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 करता है और ये बेचारा खोलता है तो फिर कुछ नहीं दिखता, और रात भर उसको परेशान किया था। दूसरे दिन उसने क्या किया? अपने डोर में ये लगवा दिया। अब जैसे जैसे वो खटखट किया और दरवाज़ा खोला वैसे ही दिख गया कि ये यहाँ खड़ा है। तो पूछता, क्या भाई तू ही खटखट करता था? तो ये कौन सा नेचर है? वेव नेचर है। वेव नेचर में क्या हुआ? लाइट फैल गया। तो देखो लाइट वही है ना, लेकिन इसका नेचर बदल गया कि नहीं?
बदला ना, आदमी वही है ना, भीड़ में आया तो अलग नेचर और खाली रोड पे आया तो अलग नेचर है कि नहीं, अलग अलग नेचर। ऐसे लाइट भी आप ही जैसा है, उसका भी नेचर बदल जाता है। तो बच्चों ये वेव नेचर हो गया। और ये जो वेव नेचर है, वेव नेचर को प्रूफ अगर कोई पूछे कि वेव नेचर को प्रूफ कैसे करोगे, हम कैसे जानेंगे कि वेव नेचर है, तो वेव नेचर का मतलब क्या है, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन इज कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ वेव नेचर। लाइट का वेव नेचर बताने के लिए केवल एक चीज प्रूफ किया जाना है, क्या, डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ द लाइट। अगर लाइट बेंड हो गई तो उसे क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। अभी लाइट का पाथ बदल गया, ये डिफ्रैक्शन है। तो वेव नेचर माने कन्विंसिंग प्रूफ। इसका ये सब जानते रहो, ये लोग पूछता है ऑब्जेक्टिव में, और क्या आपका नाम वाम पूछेगा, ये सब पूछेगा। कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ वेव नेचर, कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ वेव नेचर इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का डिफ्रैक्शन होना प्रूफ है। और ये बच्चों इसको पहले, सबसे पहले किसने देखा था, इटली का एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था ग्रिमाल्डी। जो ग्रिमाल्डी था, पहले लिखा गया कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलेगा, तो ग्रिमाल्डी पेड़ के नीचे बैठा था। अब उस पेड़ की पत्तियों में बीच बीच में जगह खाली था। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती तो जहाँ पे जगह खाली था उसके नीचे एकदम लाइट सीधे आती, तो वहाँ पे क्या बनता, एकदम ब्राइट स्पॉट। और जो लीफ थी, पत्तियाँ, उसके नीचे क्या बनता, परफेक्ट डार्क। लेकिन ऐसा नहीं था, परफेक्ट डार्क भी नहीं था, और जहाँ परफेक्ट ब्राइट होना चाहिए वहाँ परफेक्ट ब्राइट भी नहीं था। अब इंटेंसिटी 10 वाट का है, और जब नीचे लाइट आती है तो उसका इंटेंसिटी 1 वाट हो जाता है। तो ये सोचने लगा कि आखिर यहाँ क्या हो गया। तब उसको समझ में आया कि जो लाइट है, जब यहाँ से पतले से ओरिफिस से पार किया तो ये लाइट क्या हुआ, फैल गया। उसी का नाम क्या पड़ गया, डिफ्रैक्शन। तो उसी को इन्होंने, ग्रिमाल्डी ने बताया था। बाद में हम लोगों ने, कई लोगों ने इसको प्रूव किया। तो बच्चों वेव नेचर ये है। अब आप वेव नेचर में क्या पढ़ोगे, आपको पढ़ना क्या है, यहाँ पढ़ोगे इंटरफेरेंस। क्या पढ़ोगे बच्चों, इंटरफेरेंस। दूसरा पढ़ोगे डिफ्रैक्शन, और तीसरा आप पढ़ोगे पोलराइजेशन। बस। तो आपके पास कितने चैप्टर हैं, 2 चैप्टर उधर, 3 चैप्टर इधर, 5 चैप्टर। स्कूल वाले बच्चे अगर हैं तो 18 से लेके 20 नंबर का क्वेश्चन, और नीट के लोग हैं, आईटी के लोग हैं तो 4 से लेके 5 सवाल, 20-20 नंबर। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बड़ा सिंपल सा है। लाइट का मतलब आसान बात, तो आसान बात पढ़ पढ़ के ज़्यादा नंबर पा जाओ। चलिए बच्चों, ये 3 पार्ट यहाँ पे हो गया। इसके बाद एक ऑप्टिक्स और है, उसे हम अब आगे डिस्कस करेंगे। उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं, क्वांटम ऑप्टिक्स। इसमें जो लाइट का नेचर है उसको मैक्स प्लैंक ने बताया था कि किसी भी सोर्स से लाइट का जो जनरेशन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और वो पैकेट्स, एनर्जी के पैकेट्स निकलते हैं, और वो उसकी, जिसे क्वांटा बोलते हैं। और उसकी जो फ्रेक्वेंसी है वही उसकी एनर्जी है। तो जितना ज़्यादा फ्रेक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा एनर्जी है। जैसे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे तेज़ बच्चा कौन है, जो ज़्यादा रिवीजन कर रहा है वही सबसे तेज़ है, और जो रिवीजन नहीं कर रहा वही सबसे कमज़ोर है। तो कौन बच्चा तेज़ है, जो ज़्यादा रिवीजन करेगा। कौन एनर्जी, किस सोर्स की एनर्जी ज़्यादा है, जिसकी फ्रेक्वेंसी ज़्यादा है। तो एनर्जी डिपेंड ऑन द फ्रेक्वेंसी। बच्चों, ये क्वांटम ऑप्टिक्स में हम लोगों ने लाइट का नेचर लिया है, डुअल नेचर। डुअल नेचर, इसमें एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर है h/nu और पार्टिकल नेचर है mc²। ये आइंस्टीन ने बताया था, इसको मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया है, और वही एक चैप्टर है इसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक्सरे चल रहा है उसका उल्टा। तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं और ये एक्सरे पढ़ते हैं।
मैटर वेव पढ़ते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है और एक्सरे संडे को कंप्लीट कर ही देंगे। और संडे को इसको पढ़ के आया, बैठना ऐसे मुंह बना के मत बैठना, इसको पढ़ के बैठना। मैं पूछूंगा सवाल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी क्वेश्चन पूछूंगा, एक्सरे से भी पूछूंगा, जितना पढ़े होंगे उसे पढ़ के ही बच्चों जो भी टॉपिक जैसे पूरा दिन में आ जाए तो उसको उतने दिन का मतलब है कि खूब अच्छे से रिवीजन करके बैठें। तो टाइम जब मिल जाए तो उसको ज़्यादा क्वेश्चन करें, तो उसका फ़ायदा, उसका यूटिलाइजेशन करो। तो ये हमारा ऑप्टिक्स में 3 ऑप्टिक्स है। कौन कौन ऑप्टिक्स है? एक ऑप्टिक्स है पहला वाला, जो ये वाला ऑप्टिक्स है। इस ऑप्टिक्स को बच्चों यहाँ पे नेचर ऑफ लाइट पार्टिकल है, इस ऑप्टिक्स का नाम क्या है? रे ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स। इसी को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, क्योंकि हम इसमें ज्योमेट्री बनाएंगे, इसमें ज्योमेट्री हम बनाएंगे। और वेव ऑप्टिक्स में हम नहीं, अपने आप बनेगा। तो एक रे ऑप्टिक्स हो गया, एक वेव ऑप्टिक्स हो गया और एक क्वांटम ऑप्टिक्स हो गया। क्वांटम कंप्लीट हो गया है, रे ऑप्टिक्स चल रहा है, वेव ऑप्टिक्स सुबह के बैच में चल रहा है। आप उसे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स ऑलरेडी चल रहा है इस समय। इंटरफ्रेंस में पढ़ा रहा हूँ और आप सुबह का लेक्चर यूट्यूब पे देख के अब आपके क्लास में केवल वो वाला ऑप्टिक्स होगा, ये वाला नहीं होगा, ये मॉर्निंग चल रहा है, अब उसको पढ़ें वहाँ से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों कौन सा चैप्टर पढ़ना है मेरे को? वो नाम लिखा है, क्या लिखा है? रिफ्लेक्शन। तब क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन। और ये तीनों चल रहा है, ये वाला ख़त्म हो गया है। देखो शुरू करने से पहले 90% ख़त्म हो गया। ये वाला हो गया, वो चल रहा है और वो पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए जो पढ़ाने जा रहा हूँ पढ़ना शुरू करिए बच्चों। चलिए फिर आगे बढ़िए। पहला हमारा चैप्टर क्या है? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। कोई क्लास का कोई बच्चा ये बताए कि ये लाइट का रिफ्लेक्शन क्या प्रूफ करता है? ये लाइट का रिफ्लेक्शन से क्या पता चलता है? कुछ तो पता चलता होगा ना। तो रिफ्लेक्शन से क्या पता चलता है मैं बता रहा हूँ। ये चैप्टर एक लोगों का एक्सपेरिमेंट है और उनका नाम फर्मेट। रिफ्रैक्शन एक लोगों का एक्सपेरिमेंट है, उनका नाम नेल, स्नेल जिसे बोलते हैं। एक एक लोग अलग अलग चैप्टर पकड़ के काम किया है। तो इनके जीवन भर का रिसर्च है फर्मेट का, उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट माने ये अकॉर्डिंग टू फर्मेट, अकॉर्डिंग टू फर्मेट, फर्मेट, ये फर्मेट के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू फर्मेट। इन्होंने क्या प्रूफ किया था इसमें कि लाइट ऑलवेज फॉलो शॉर्टेस्ट पाथ। तो रिफ्लेक्शन से क्या पता चलता है? लाइट हमेशा किस पाथ को फॉलो करता है? शॉर्टेस्ट। लाइट की इतनी ज़्यादा स्पीड है फिर भी वो हमेशा किस पाथ पे चल रहा है? शॉर्टेस्ट, इसीलिए उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो ये कुछ ज्ञान मिलता है कि कम बात में ज़्यादा बात बोलो, थोड़ी बात को ज़्यादा मत चिल्लाओ। तो यहाँ पे लिखा गया है कि लाइट फॉलो शॉर्टेस्ट पाथ, लाइट फॉलो शॉर्टेस्ट पाथ। इसी को प्रूफ करोगे बच्चों। बस एक ही टारगेट है कि हम कैसे कैसे बता पाएँ कि लाइट शॉर्टेस्ट पाथ पे चलेगा। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन 2 तरह का है। एक रिफ्लेक्शन होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज। बच्चों डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या हुआ? रिफ्लेक्शन ऑन रफ सरफेस या डिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन फ्रॉम रफ सरफेस, फ्रॉम रफ सरफेस, फ्रॉम रफ सरफेस। राइट बच्चों, देखो सुनो। अब जैसे मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है इस तरह से, अब इसमें लाइट आ रही है
ये बीम आ रही है, ये बीम आ रही है। अभी थोड़ी देर में हम फॉर्मेट लॉ लिख भी देंगे, वैसे आपने पढ़ा भी है, थोड़ा समझ आ जाएगा आपको। तो बच्चों ये लाइट जब आई तो इधर रिफ्लेक्ट होगी और ये लाइट आएगी तो इधर रिफ्लेक्ट होगी। अब बताइए आने वाली लाइट और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाने वाली लाइट, तो ये जो रिफ्लेक्ट होके लाइट जा रही है वो क्या हो रही है, फैल जा रही है। तो इस रिफ्लेक्शन को क्या कहेंगे, डिफ्यूज। अगर जैसे इस कमरे में पानी भरा हो और पानी में वेव्स चल रही हो, लहरें, और उसके ऊपर एक दीपक में लाइट जला के रख दो, तो वो लाइट क्या करेगा, वो लाइट जो उस पर या वेव से चल रही हो उस पर टॉर्च जलाओ तो वो लाइट पूरे आसमान में, माने पूरे छत पे वो फैल जाएगा। समझ आ रहा है? तो कौन सा रिफ्लेक्शन है, डिफ्यूज। तो पहले इसका लोग यूज करते थे, गंगा जी में पानी की लहरें चलती हैं, और जब पोल लगाया जा रहा था बिजली वाला, तो इतनी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी कि नदी को पार करके खंभे को उस पार ले जाएं। तो सारे लोग तो उजाले में रहने लगे और नदी के किनारे लोग अंधेरे में रहते थे। तब नदी के किनारे बना दिया कि भाई तो लोग, शहर वाले लोग आकर गंगा जी में दीप दान करोगे तो तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा, हाँ, तुम लोगों का भला होगा, ईश्वर की कृपा प्राप्ति होगी। तब लोग सब शहर के लोग क्या करते थे, जा जा के दीपक जलाते थे। और दीपक से फ़ायदा किसको था, वो जो नदी के किनारे लोग थे। वो लाइट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से क्या होता था, फैल जाता था, तो उनके घर बिना बल्ब के ही लाइट पहुंच जाती थी। इसीलिए बोला जाता है कि गंगा जी में दीपदान करना चाहिए। आप बताइए, एक तरफ कहते हैं कि पॉल्यूशन ना हो, और जब उसमें गंगा जी में दीपक जलाते हैं, तेल जलाते हैं, रुई डालते हैं, वो जो बाटल है उसको डालते हैं, तो क्या गंगा जी का सफाई कर रहा है, वो पॉल्यूशन नहीं है, हैं? तो एक तरफ कहते हैं पॉल्यूशन मत करिए, एक तरफ कहते हैं दीपदान करिए, वो पॉल्यूशन नहीं है, हाँ? तो वो बनाया हुआ नियम था, जो नदी किनारे अंधेरे में लोग रहते थे उनका बुद्धि था। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन समझ गया। अब बच्चों डिफ्यूज रिफ्लेक्शन यही है। एक रिफ्लेक्शन और होता है, ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ तो उसका मतलब है कि कहीं कहीं कुछ न कुछ लोग सही बात नहीं बोलते हैं। अब बच्चों यहाँ पे दूसरा रिफ्लेक्शन है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये सरफेस कैसा होगा, इट इज स्मूथ सरफेस, नो रफ, स्मूथ सरफेस। अगर बच्चों ये स्मूथ सरफेस है तो ये लाइट आएगी, ऐसे बीम आएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे ही चली जाएगी। अब देखो, जितने एरिया में इंसिडेंट हुआ उतने ही एरिया में ये रिफ्लेक्ट होकर जाएगा। समझ गए दो रिफ्लेक्शन। जब आप लोग दूसरे कंट्री में जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में गए और अच्छी कंट्री में गए जहाँ पे वेल डेवलप्ड कंट्री जिसे बोलते हैं, तो वहाँ के लोग आपसे पूछते हैं या पूछेंगे कि बताओ तुम्हारे यहाँ इंडिया में ये गड्ढे वाली सड़क क्यों बनाते हैं। कौन सड़क, गड्ढे वाली। तो असली बात मत बताना, तो ये बताना कि देखो भाई, यूरेनियम का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे से है, तुम लोग यूरेनियम देता नहीं, तो हमारे यहाँ पावर उतना जनरेट नहीं हो पाता। यूरेनियम तो दे देगा तो पावर जनरेट हो जाएगा। हमने बिजली तो खंभे वंभे लगा दिए, बल्ब भी कहीं कहीं लगा दिए, लेकिन अब चूँकि बिजली नहीं आती तो लाइट जले कैसे, और जब लाइट जलेगा नहीं तो जो आदमी पैदल चलेगा सड़क के किनारे उसको कैसे दिखेगा। अगर हम ऐसे सड़क बना देंगे तो कार आएगी, उसकी लाइट सड़क पे पड़ेगी, ऊपर उठ जाएगी, अगल बगल वालों को कैसे दिखेगा। और बेचारा जो अंधेरे में जा रहा है वो कैसे समझ पाएगा कि बगल में कांटा है कि गड्ढा है कि पत्थर है। वो तो कूद जाएगा पत्थर में, गड्ढा में, कांटे में। इसलिए हम लोगों ने ये वाली सड़क बनाई है। ये सड़क के फ़ायदे क्या हैं कि जैसे ही लाइट पड़ेगी ट्रक की, वैसे ही लाइट फैल गई, चारों गांव तक चला गया, सब लोग बगल बगल दिखने लगा। तो आदमी कम से कम बगल बगल देख के चला तो जाएगा, तो ऑटोमेटिक लाइट स्विच ऑन हो गया, नदी नहर के सड़क के किनारे सबको दिखने लगा। इसलिए हम लोग गड्ढे वाली सड़क यूज़ करते हैं। तो फ़ायदा समझ गए ना उसका क्या है, तो ये फ़ायदा है। अब बच्चों आपको क्या पढ़ना है, वो
डिफ्यूज को तो कर दो रिफ्यूज, उसे तो पढ़ना नहीं है। पढ़ना क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये हमारा सिलेबस चला, रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ने की बातें चली। अब बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन आप लाइन में लेंगे। अब इसमें लिखेंगे फर्मेट्स लॉ। फर्मेट्स लॉ इसी को आप लोगों ने अपने स्कूल की किताब में लिखा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पर उसने उसको फॉर्मेट नहीं लिखा था, ये जानना चाहिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब आप 9th क्लास में पढ़ रहे थे तो उस समय 9th क्लास की किताब में फॉर्मेट नाम लिखा है। इसके आगे 11th में नहीं लिखा, 12th में नहीं लिखा। अब 9th में आप पढ़ते नहीं इसलिए ध्यान नहीं था। फॉर्मेट नाम 9th में लिखा है, 9th किताब में लिखा है फॉर्मेट्स लॉ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है सुनो आप। अब देखो मैं इस लॉ को डिस्कस करने चल रहा हूँ। बच्चों यही जो चित्र बना है इसी बात को फॉर्मेट ने बनाया था। उन्होंने ये कहा इंसिडेंट रे, ये कौन सा रे है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन। और वो कौन सा प्लेन है? वो प्लेन मिरर का प्लेन है कि मिरर के प्लेन का परपेंडिकुलर प्लेन है? मिरर के प्लेन का परपेंडिकुलर। आप लिखोगे कि फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। तो आदमी पूछेगा कि वो प्लेन कौन सा है? मिरर का प्लेन है? तो मिरर का प्लेन नहीं है, मिरर का परपेंडिकुलर प्लेन है। तो पहली लाइन लिखेंगे फर्स्ट लॉ। फॉर्मेट ने जो पहली बात बताई थी, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। बच्चों दूसरा आप लोगों ने यहाँ पे ये पढ़ा कि नॉर्मल से एंगल कहाँ से मेजर करोगे? ऑलवेज फ्रॉम नॉर्मल। एंगल फ्रॉम नॉर्मल, एंगल मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल। ये कोई यहाँ में मस्ट नहीं लिखा हूँ, पर फॉर्मेट ने जो किया था वो लिखा हूँ, एंगल मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल। बच्चों नॉर्मल से जो ये वाला एंगल है वो आई, स्मॉल आई, और ये वाला स्मॉल आर। तो इन्होंने ये लिखा कि ऑलवेज एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर। एंगल मस्ट बी इक्वल, ये में भी नहीं होगा, ये क्या होगा? मस्ट होगा। आई बराबर आर होगा। यही लॉ है, इतना ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन का लॉ तो आप जान के बड़े आसानी से। अब इसमें झाम बहुत है, प्रैक्टिकल है ना, इसलिए बातें बहुत हैं। अब बच्चों सबसे पहले हमें इस रे को रिप्रेजेंट करना है वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। आगे मैं बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे आगे चल रहा हूँ। वेक्टर फॉर्म एक हमारा ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ते मतलब बच्चों आपकी पूरी एनसीईआरटी की जो बुक है वो वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है। वेक्टर में ही सब लिखा हुआ है। वेक्टर में हीट एंड थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ाया जाता है।
तो हम वेक्टर में ज़रा इसको भी देखेंगे, वेक्टर फॉर्म बोर्ड पे देखेंगे आप। अब देखो उस प्लेन को उतना ऐसा मैं प्लेन नहीं बनाऊंगा, मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगा तो समझ जाना कि ये प्लेन है, ये कोई एक प्लेन होगा, स्ट्रेट लाइन हमने बना दी तो एक प्लेन है। अब बच्चों सुनो सुनो जनाब, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ये वाला आई कैप हो गया और ये वाला जे कैप हो गया। हाँ, तो इसका मतलब ये प्लेन कौन सा हुआ, एक्स जेड प्लेन हुआ। कौन सा प्लेन हुआ बच्चों, एक्स जेड प्लेन हुआ, बिकॉज वाई तो इधर हो जाएगा, एक्स इधर हो गया और जेड अंदर हो गया, बोर्ड के अंदर हो गया। समझ आ रहा मेरी बात? हाँ, इसको समझते रहिएगा, यहाँ पे बच्चों कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो आपको अच्छा लगेगा, टॉपिक और समझ आ जाएगा। जो कभी नहीं समझोगे ना जीवन में वो समझ जाओगे। अब ये एक्स जेड प्लेन है, यहाँ पे सबसे पहले हमने नॉर्मल बना दिया, ये नॉर्मल है एन कैप। अब ये रे इधर से आ रही है, इंसिडेंट रे है, और बच्चों आपने पढ़ा है कि इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। आपने ये पढ़ा है कि अगर ये एंगल थीटा है तो इट मस्ट बी इक्वल टू थीटा। अब ज़रा बच्चों आप ये इंसिडेंट रे है, ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे, और ये कौन सा है, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है। पूरे क्लास के लोग बताएंगे यूनिट वेक्टर, हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इंसिडेंट वेक्टर यूनिट वेक्टर है। क्या लिखोगे, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर में केवल हम कास थीटा और साइन थीटा यूज़ करते हैं। तो बच्चों ये वाला इधर का जो डायरेक्शन है, इधर माइनस जे कैप है, और इधर का डायरेक्शन है उधर लिखा हुआ है आई कैप है। आप इधर लिख भी सकते हो, ऐसा कोई समस्या नहीं है। आई कैप ऐसे बोलो बच्चा लोग। यूनिट वेक्टर आई इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो आप लिखोगे माइनस जे कॉस थीटा और प्लस आई कैप साइन थीटा। पूरे लोग तैयार, सही है? आप लोग बच्चों रिफ्लेक्टेड रे को वेक्टर फॉर्म बताइए, पूरा रफ्तार बढ़ा लीजिए, तेज़ी तेज़ी बताना शुरू कर दीजिए अब। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, जे कैप कॉस थीटा और प्लस आई कैप साइन थीटा। बच्चों जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या है, जे कैप, राइट। नॉर्मल वेक्टर क्या है, जे कैप। व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन दीज थ्री, आई, आर और एन में क्या रिलेशन है। अब देखो बच्चों, मेरे को वेक्टर आर में आई को माइनस करना है। टारगेट क्या है, you will know incident ray, normal also, and we want to evaluate this reflected ray। हमें इंसिडेंट रे दे देगा, प्लेन दे देगा तो नॉर्मल पता हो जाएगा, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, रिफ्लेक्टेड रे। इसलिए हमारा टारगेट है रिफ्लेक्टेड रे पाना। तो मैंने या फिर बच्चों माइनस कर दो, आर माइनस आई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2j कैप कॉस थीटा, ये तो 0 हो जाएगा। 2j कैप कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 3। दूसरी बात बच्चों, नॉर्मल n कैप डॉट आई कैप, n and I dot product of the n and I, if you make dot product between them, j का 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों कॉस थीटा बराबर आप लिख सकते हो माइनस n कैप डॉट आई डॉट एन, जो भी लिखना चाहें आप, आई डॉट एन कैप लिख सकते हो, या माइनस n कैप डॉट आई लिख सकते हो, जैसा लिखना चाहें। ये बच्चों मैंने इक्वेशन नंबर 4 ले ली। देखते रहें, आगे बढ़ा रहा हूँ। कहीं पे कोई डाउट होगा तो इमीडिएट आप डिस्कस कर लेना। अब बच्चों आप यहाँ पे देखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, आर रिफ्लेक्टेड रे माइनस इंसिडेंट रे इक्वल टू n कैप एंड कॉस थीटा इज माइनस n कैप डॉट आई, ऐसा। अब आप लिखोगे रिफ्लेक्टेड रे r बराबर वेक्टर i माइनस 2n कैप और n
डॉट आई कैप। IIT के एडवांस के पेपर में सबसे पहली बार इसको पूछा गया था। लिखा था कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू। 4 ऑप्शन दिया था और इसमें कौन सा ट्रू है वो पूछा था। किसी में डॉट लगाया था, किसी में क्रॉस प्रोडक्ट लगाया था। तो आपको समझ आया, ये पहला सवाल IIT के एडवांस के पेपर में पूछा। इसके बाद नीट में 2 दर्जन बार पूछा। 2 दर्जन समझते हो कितना होता है? हाँ, उतनी बार पूछा। तो अक्सर ये हर साल पूछ लेता है कहीं न कहीं। अब ये रिलेशन हो गया रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे में। एक सवाल लिखिए आप, हटाऊं? लिखा है इफ इंसिडेंट रे आई वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप इंसिडेंट ऑन xz plane, then reflected ray वेक्टर r लिखा है इज ऑप्शन माइनस 2i प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ऑप्शन बी माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ऑप्शन सी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। पता नहीं क्या आएगा, मैं मालूम नहीं। मैं एक ऑप्शन नन भी लिख दिया बच्चों, पता नहीं आंसर क्या है, मैं नहीं पता। अब आपको ऐसा ही कुछ लिखा है, और नन भी हो सकता है, आप देख लीजिए क्या है। इंसिडेंट रे लिखा है और ये कहाँ पे इंसिडेंट हुआ है? XZ प्लेन पर। और आप लोगों से पूछा है कि रिफ्लेक्टेड रे वेक्टर फॉर्म में कितना होगा। तो रिफ्लेक्टेड रे R वेक्टर पूछा गया है, राइट? यही सवाल पूछा गया है। तो रिफ्लेक्टेड रे इन वेक्टर फॉर्म। तो अब इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, आप देखिए कैसे लगाता हूँ। आप लोग बोर्ड पे देखें कि मैं इस सवाल को लिख के फिर एक आपसे पूछ रहा हूँ। और रेडी हो गए? अब चलो देखो यहाँ बोर्ड पे देखो, सॉल्यूशन इसी को लिखवाओ बच्चों। रिफ्लेक्टेड रे R बराबर इंसिडेंट रे, बोलते जाना। पूरे क्लास के लोग एकदम से जल्दी जल्दी बताने के लिए रेडी रहें बच्चों, स्पीड बढ़ा के चलें। माइनस 4k कैप माइनस 2 n कैप क्या होगा? XZ प्लेन का नॉर्मल क्या होगा? XZ माने I और K का नॉर्मल क्या होगा? Y एक्सिस, Y माने J कैप, तो नॉर्मल क्या हुआ? J कैप। तो आपने लिखा 2J कैप n फिर J कैप। देखते रहना और बोलते रहना, मुँह बंद करके मत बैठना। 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप। लो ऐसे लिख दो। अब क्या हुआ बच्चों? ये हुआ 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप माइनस 2j कैप। अब आप इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो j का i के साथ 0 होगा, j का j के साथ हो जाएगा माइनस 3, j का k के साथ 0 हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। अब बच्चों आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप और प्लस 6j कैप। कैलकुलेशन करो तो यू गेट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। रिफ्लेक्टेड रे आ गया। ठीक है बच्चों, इसे लिखते रहो। 1 मिनट, थोड़ा सा इफ़को का फ़ोन आ रहा है, थोड़ा सा बात करें। कुछ प्रॉब्लम है क्या?
अब देखो, अभी एक सवाल का आंसर आप मुझे बता दो, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा कंफ्यूजन। देखो यहाँ पे देखते रहना और फिर आंसर बोल देना, सुनते रहेंगे। सवाल में लिखूंगा नहीं, पढ़ के सुनाऊंगा। लिखा गया है कि फ्रे बच्चों लिखा हुआ है कि इफ रे इंसिडेंट रे -2i कैप +3j कैप -6k कैप इंसिडेंट ऑन xy प्लेन, देन रिफ्लेक्टेड रे इज xy प्लेन, देन रिफ्लेक्टेड रे इज। अच्छा अब बताओ, इसको लगा लोगे कि नहीं? लगा लोगे? हाँ। अब कैसे लगाओगे? वैसे लगा लोगे? इतनी देर आप बैठे थे, आप समझ नहीं पाए। हाँ, लगाने का तरीका तो यही है स्कूल में, लेकिन आईआईटी और नीट में इतना करने का टाइम नहीं मिलेगा। अब उसको आप देखिए, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ध्यान सुनो। किस प्लेन पे स्ट्राइक किया? एक्स जेड, तो देयर विल बी नो चेंज एलॉन्ग आई एंड जे, आई एंड के। एक्स जेड माने आई और के में चेंज नहीं होगा। आप देखिए, आई में 2i कैफ है और के में -4k कैफ है, इसमें वही वैल्यू आई है। इट इज चेंज इन ओनली एलॉन्ग द नॉर्मल। नॉर्मल क्या है इसका? एक्स जेड का नॉर्मल क्या है? वाई। वाई माने जे कैप, और वो उल्टा हो जाएगा। प्लस जे कैप है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखो वहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस आ गया। अभी समझ आया? अब बताओ इसका आंसर। अगर मैंने लिखा है कि एक्स वाई प्लेन, तो इसका मतलब आई और जे में कोई चेंज होगा? ना ये चेंज होगा ना ये चेंज होगा, लेकिन ये वाले का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो -6k कैप की जगह क्या हो जाएगा? +6k कैप। बताइए, अब रिफ्लेक्टेड रे आपको लिखना होगा तो झटपट क्या लिखोगे? -2i कैप +3j कैप +6k कैप। क्लियर? अब बताओ, सवाल लगाओगे कि डायरेक्ट बताओगे? अब लगाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट बता दोगे, तुरंत समझ जाओगे कि अच्छा ये वाला है। समझ आया? एक सवाल का आंसर और दो। अब इसमें क्या लिख रहा है, जल्दी जल्दी बताओ। लिखा है कि बच्चों इंसिडेंट रे है 2i कैप -2i कैप -3j कैप +4k कैप ऑन yz प्लेन। तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? -2i कैप की +2i कैप, -3j कैप की +3j कैप, +4k कैप की -4k कैप। देखो आप लोग मास्टर हो गए कि नहीं जल्दी से? तो एक बात ख़त्म हो गया, अब दूसरी बात शुरू करें। ऐसे आपको कुल इसमें 15 बातें बताऊंगा, और अगर वो 15 पॉइंट आपको आ जाएगा तो आपका बुद्धियान हो जाएगा, फिर आपके दिमाग में भी लाइट जल जाएगा, तब लाइट का फ़ायदा मिल जाएगा, सारे सवाल लग जाएंगे। जो कभी नहीं समझ में आता था वो आप सबको पढ़ाने लगोगे। दूसरा नंबर आ रहा है अब बच्चों। दूसरे नंबर पे हम जब डिस्कस करने चलेंगे तो लाइट का सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? रिफ्लेक्शन का डेविएशन। क्या है? डेविएशन। अब आपको मैं डेविएशन बताऊंगा। अब ये डेविएशन क्या है? इसको डेविएशन को मैं डेल्टा लिखूंगा। देखो भाई, देखो इधर, बच्चों ये लाइट इधर इंसिडेंट हुई, इसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है, और ये नॉर्मल है। आपने पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या पढ़ा है बच्चों? एंगल आई बराबर एंगल आर। अब बताइए डेविएशन होता क्या है?
इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, यही है ना। तो डेविएशन अगर कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ मैं लिखूँगा, डेविएशन का मतलब लिखूँगा एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, बच्चों देखो, ये रे अगर रिफ्लेक्ट ना होती तो ऐसे ही तो जाता। इस तरह से आगे जाती ये रे, लेकिन अगर मिरर है तो ऐसे नहीं जाएगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। पर इंसिडेंट का डायरेक्शन तो यही है। अब बच्चों आप हमें ये बताना कि इसके बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड के डायरेक्शन में, ये एंगल क्या हो गया? इसका डेविएशन हो गया। ये डेविएशन हो गया। अब ये डेविएशन इक्वल टू कितना लिखोगे बच्चों? कितना लिखोगे? आप लिखोगे 180 माइनस एंगल आई प्लस एंगल आर। सही लिखा? फिर बच्चों मैं लिखूंगा हियर एंगल आई बराबर एंगल आर, और इसको मैं अब सिंपल आई लिखूंगा। एंगल हटाऊंगा, एंगल का नोटेशन हटाऊंगा और केवल आई लिखा जाएगा। तब डेविएशन डेल्टा बराबर क्या लिखोगे? पाई माइनस 2i। डेविएशन प्लस 2i इक्वल टू पाई। आगे डेविएशन अपान पाई प्लस आई अपान पाई बाई 2 बराबर 1। स्ट्रेट लाइन। मैक्सिमम डेविएशन कितना पॉसिबल है? 180। और मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना पॉसिबल है? पाई बाई 2। एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 से ज़्यादा नहीं होगा और डेविएशन कभी पाई से कम नहीं होगा। तो बच्चों बताओ, डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कैसे बदल रहा है? लीनियरली। आई बढ़ता जाएगा, डेविएशन लीनियरली घटता जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक। तो बच्चों एक ग्राफ बना लें फिर। चलो ग्राफ बना लेते हैं, पर आप लोग बताते रहेंगे तो भी अच्छा लगेगा। इधर है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इधर है डेविएशन। डेविएशन बच्चों स्ट्रेट लाइन माने ऐसे होगा। यहाँ पे डेविएशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है? पाई। और यहाँ पे आई की मैक्सिमम वैल्यू कितना है? पाई बाई 2। तो व्हेन आई इज 0 तो डेविएशन इज मैक्सिमम, व्हेन आई इज मैक्सिमम पाई बाई 2 तो डेविएशन विल बी 0। ये डेविएशन बच्चों स्ट्रेट लाइन कर्व में दिखा जा रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे फिर लिखेंगे बच्चों, जितनी बार रिफ्लेक्शन होगा ना उतनी बार डेविएशन आएगा। जितनी बार रिफ्लेक्शन होगा, अब जितनी बार रिफ्लेक्शन होगा तो उतनी बार डेविएशन आएगा। तो डेल्टा नेट बराबर डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड सो ऑन विथ डायरेक्शन। विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बजाय आप लिखिए विथ साइन। साइन का मतलब हुआ या तो पॉजिटिव लेंगे और या तो नेगेटिव लेंगे। जैसे क्लॉकवाइज है तो आप उसे पॉजिटिव लीजिए, तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिख लीजिए। और अगर बच्चों एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लीजिए तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिख दीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। ये मैंने डेविएशन को लिखा। आप एक बार मेरे को ये बताओ कि समझ आया? एक बार बच्चों डेविएशन और लिखूंगा, एक बार और लिखूंगा। ध्यान से देखिए अब क्या लिखूंगा। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। इस एंगल का नाम क्या है?
मैग्नेट आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? उसमें मैंने बोला था, इसका नाम बोला था। आप इसका मतलब न रिवीजन करते हैं न पढ़ते हैं। इसे बोला था ग्लैंसिंग एंगल। कौन सा एंगल? ग्लैंसिंग। ये जो ग्लैंसिंग एंगल है यहाँ पे ग्लैंसिंग एंगल है। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। और I = R है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। तो बच्चों बताओ डेविएशन इक्वल टू 2 थीटा। अब मेरे को अब क्या आसान है, डेविएशन निकालने में क्या आसान है? ये π - 2I आसान लग रहा है कि 2 थीटा आसान लग रहा है? 2 थीटा लग रहा है। तो जब मैं एग्ज़ाम में बैठूंगा तो π - 2I तो नहीं लिखूंगा। क्यों लिखूं? जब आसानी से 2 थीटा से आ रहा तो वो आ बैल क्यों, आ बैल मार क्यों लिखूं? तो देखो हमेशा कैलकुलेशन का एक अलग फ्रेमवर्क है, स्पीड का एक अलग कॉन्सेप्ट है और थ्योरी का एक अलग कॉन्सेप्ट है। हमें एक अपना स्पीड पैरेलल में दौड़ाते हैं कि जल्दी जल्दी आंसर आता रहे। तो अब बच्चों मैं डेविएशन यहाँ पे फिर लिखूँगा, डेविएशन डेल्टा इक्वल टू 2 थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या है? ग्लैंसिंग एंगल। तो 90 मतलब मैं सारे सवाल को ग्लैंसिंग एंगल से लगा देता हूँ। हम वो π - 2I केवल किताब में कॉपी में लिखने के लिए लिखता हूँ कि देख लो ऐसे लिखा जाता है, बाकी सवाल ऐसे लगेगा, ग्लैंसिंग एंगल से लगेगा। बच्चों थीटा हो गया ग्लैंसिंग एंगल। अब देखो थोड़ा टाइम कम हो गया है, हम एक आपको एक क्वेश्चन लिख दूंगा जिससे कि हमें कल का लॉजिक समझ आ जाए, कल क्या पढ़ना है। कल इसमें बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें बतानी है, बहुत सारी चीज़ें बतानी है आपको। एक बच्चों सवाल, कोई कहीं लिख पढ़ तो नहीं रहते, सब ठीक है ना? एक क्वेश्चन नोट करें। यहाँ पे बच्चा लोग 2 मिरर है, 2 मिरर, मिरर 1, मिरर 2, one light incident parallel to mirror 1, and when it reflected back then it was along the parallel to mirror 2। बच्चों ये रे parallel to mirror 2 है, और ये वाला पैरेलल टू मिरर 1 है। ये आया ये गया, तो आने जाने के बीच का डेविएशन बताओ, फाइंड डेविएशन। अब आप ये बोलोगे कि यहाँ का एंगल क्या है, तो ये हमें भी नहीं पता है। फाइंड डेविएशन, डेल्टा की वैल्यू, इसमें डेविएशन कितना होगा ये पता करना है। यहाँ कितना एंगल है मुझे नहीं पता, होता तो लिखना देता, कुछ नहीं पता है, डेविएशन आपको निकालना है। बच्चों कल यहीं से स्टार्ट होगी, कितने बजे? कल 6 बजे क्लास होती है ना? हाँ कल 6 बजे क्लास होगी। आपकी क्लास इधर रेगुलर होगी, 11th की क्लास रोकी जाएगी लेकिन 12th की नहीं रोकी जाएगी। तो आपकी क्लासेस कंटिन्यूअस अब रहेंगी। संडे को मॉर्निंग फिजिक्स पढ़ेंगे, इधर पर डे इवनिंग में 8 से